हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम पीवाईक्यू सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये पीवाईक्यू सीरीज के डिस्कशन में पार्ट नंबर 2 है। हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल 3 प्री के क्वेश्चन 24 दिसंबर 2022 का। इसका जो पार्ट 1 था इसमें मैंने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। तो ये जो पार्ट नंबर 2 है यहाँ पे हम 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें अगले 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये केवल प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके लिए है। ये मेरा जो पेड क्लास है उनके लिए है, लेकिन चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस कारण से मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होता है, इस कारण से अराउंड एक वीडियो आपका 1 घंटे के आसपास जाए, 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास जाएगा। तो एकदम आप निश्चिंत होके ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है, तो यदि आप जानना चाहते हो तो देख लीजिएगा और ये डिटेल से इसी वीडियो में कोर्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बता दिया गया है, ठीक है। यदि आपको पूरा वीडियो एक जगह देखना है तो आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज। वहां पे आपको सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे और उनका पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके भी, ठीक है। और ये जो है वो बीपीएससी एएसओ का मैं जीके जीएस का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं 10 सेट करवाऊंगा आपको। तो लगभग 75 क्वेश्चन रहेगा, तो 750 क्वेश्चन होंगे इसमें। और 750 क्वेश्चंस मतलब कि यहाँ 750 ही नहीं, आपको लगभग 2000 से प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ब्रॉड होता है। इस कारण से सारे क्वेश्चंस जो भी संभावनाएं होंगी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने 50 नंबर क्वेश्चन है वहां तक कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 51वां नंबर से। ये 51 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मैथ्स का सवाल है। हम लिख देते हैं यहाँ पे सीधा। आपसे पूछा जा रहा है कि 3x प्लस 8y बटा x माइनस 2y, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। और आपसे दिया गया है कि x बटा 2y है उसके बराबर में आपको 2 दे दिया गया है। तो इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो यहां से जब आप गुना करिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा। x बराबर 4y आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर आप x बराबर 4y डाल सकते हो, नहीं तो आप जो है वो x बराबर 4y डाल दो, नहीं तो फिर y बराबर आप डाल सकते हो। तो वैसे भी करके आप डाल सकते हो, लेकिन x बराबर 4y यदि आप डालते हो तो देखिए कहाँ कहाँ आप जब जैसे ही 4y डालोगे x बराबर, तो ये x बराबर 4y डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12y प्लस 8y। x बराबर 4y यदि डालते हो तो 4y माइनस 2y, तो 2y हो जाएगा। और यहाँ से 12 और 8 कितना होता है, 20। 20 में जब 2 से भाग देंगे तो 10, तो 10y हो जाएगा, ठीक है। 10y हो गया और y से y तो कट ही जाएगा, तो y किस लिए आएगा, तो केवल 10 होगा। तो देखिए कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है वो देश के परिवहन के संवर्धन मूल्य में सर्वाधिक योगदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द कंट्रीज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा परिवहन में योगदान करता है, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन। इसमें से सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आपको पता है ऑलमोस्ट जो है वो 40 to 60% जो अपना ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोड से ही होता है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से एक जो है वो सही बनेगा, रोड से ही होता है। सड़क परिवहन जो है देश के परिवहन में सबसे अधिक जो है वो योगदान करता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो डेटा है वो कितना का था, तो ये डेटा 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था तो उस टाइम का था, लेकिन हमें तो 2025 का भी डेटा याद रखना पड़ेगा कि अभी के हिसाब से क्या है। तो अभी के हिसाब से हम यदि बात करें तो सबसे अधिक जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। और उस रोड ट्रांसपोर्टेशन के बाद कौन सा करता है, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो है वो हवाई करता है, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो करता है। और उसके बाद जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो करता है। तो ये आपको ध्यान में डेटा रखना पड़ेगा। 2025 के अनुसार 63 लाख किलोमीटर से अधिक रोड नेटवर्क भारत में हो चुका है, जिसमें लगभग 1.4 लाख किलोमीटर जो है वो नेशनल हाईवे है और
0.79 किलोमीटर जो है वो स्टेट हाईवे है। यदि जीडीपी में हम इसके योगदान की बात करें तो जीडीपी में रोड परिवहन है उसका जीडीपी में 4% जो है वो योगदान होता है। जीडीपी में रोड परिवहन का 4% योगदान होता है। और कुल जो आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, कुल जो माल ढुलाई होता है उसका लगभग 70% जो है वो रोड से ही होता है। अभी रिसेंट डेटा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, लगभग 70% जो है वो रोड से ही होता है। यात्रियों का या आवागमन की बात करें कि यात्री सबसे ज्यादा किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, तो उसमें भी रेल ट्रांसपोर्टेशन है, सड़क ट्रांसपोर्टेशन है यात्री आवागमन में, उसमें भी लगभग 87% जो यात्री है, 87% जो ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री जो होते हैं, वो इसी का यूज करते हैं। 87% रेल का ही यूज करते हैं। रोड लॉजिस्टिक क्षेत्र में ग्रोथ रेट की हम बात करें तो 25 के अनुसार अनुमानित डेटा है कि 10 से 12% जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 से 12% ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कई सारी योजनाएं चलती रहती हैं, जैसे भारतमाला, पर्वतमाला, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये सब जो है वो तेजी से इसकी वृद्धि करती जा रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा योगदान देता है, तो 65% योगदान, 65 से 70% आप याद रखो, वो सड़क देता है। ठीक है। तो रेल नेटवर्क की बात करें हम, तो रेल जो नेटवर्क है उस वो माल ढुलाई का लगभग 25 से 30% योगदान देता है। रिसेंट डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो रिसेंट डेटा के अनुसार है। वहीं वाटर की बात करें तो राष्ट्रीय जो जल मार्ग है वो देश में कई सारे राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। यदि हम 2016 से पहले की बात करें तो लगभग 6-7 के आसपास ही था, लेकिन अभी 117 के आसपास जो है वो राष्ट्रीय जल मार्ग हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना होगा। पिछले वर्ष की यदि बात करें, पिछले 5 वर्षों में, तो पिछले 5 वर्षों में जो माल ढुलाई का, जल से माल ढुलाई जो होता है, जल वाहन से होता है, जहाजों से होता है, उसमें लगभग 74% का इंक्रीज हुआ है। पिछले 4-5 वर्षों में 74% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम भारत में वैश्विक विश्व में स्थान देखें कि भारत का वैश्विक हिस्सेदारी लगभग एयर ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, तो 4.2% के आसपास एयर ट्रांसपोर्टेशन में जो भारत की भागीदारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में एयर कनेक्टिविटी जो था उसने कोविड से पहले के स्तर को पार किया है। जैसे डोमेस्टिक प्लस 19.6% और इंटर स्टेट जो होता है वो जो है वो 13.2% के आसपास पहुंचा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो परीक्षा के लिए आप याद रखें, आपके एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स आ सकते हैं, रेल 65% जो योगदान देता है और जीडीपी में 4% देता है, ये आपको याद रखना है। जो ग्रोथ की बात करें जलयानों में, तो पिछले 5 वर्षों में 74% का ग्रोथ हुआ है। और ठीक है, इतना ही आप याद रखिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे अब कभी और आएगा तो नेक्स्ट जो सवाल है वो रीजनिंग का है। आपको जो है वो देखना है कि अलग, इनमें से अलग कौन सा है। तो ऐसे जब भी पॉइंट्स आए, ऐसे जब भी आए तो पॉइंट्स वाइज देखिएगा। तो ये आपको दिख रहा है सही, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये आप देखिए शंकु आ गया है। तो शंकु कहाँ से होगा, सी की जो आकृति है वो अलग हो गई। तो सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। फिर से रीजनिंग का ही सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न आकृति दी गई है और उसमें से आपको आंसर जो है वो निकालना है। तो प्रश्न आकृति आपको कुछ इस प्रकार से दी गई है। ये पहला कंडीशन बना है और दूसरा कंडीशन बना है। और इसी तरह से समान संबंध जो है वो आपको किस ऑप्शन में दिखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन को जब स्क्रॉल करके आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो पैटर्न जो है वो वहां दिख रहा है, वही पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है 180 डिग्री चेंज हो जा रहा है। एक यहाँ था तो सीधा यहाँ चला जा रहा है, 180 डिग्री चेंज हो रहा है। ठीक है, 180 डिग्री घुमाने पर आपको ये यहाँ पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, 180 डिग्री घुमाने पर यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इस कारण से विकल्प डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ग्रुप को हम BNLSO लिखते हैं। उसके बाद बोल रहा है तो उसी भाषा में टाइगर को क्या लिखेंगे, तो ग्रुप को BNLSO कैसे लिखते हैं। तो ग्रुप को देखिए, जी से बी की ओर जब बढ़ेंगे, जी से आप बी की ओर जाते हो तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो हम 5 घटा रहे हैं। वहीं आर के बाद आप एन पे जाते हो तो यहाँ आप देखोगे कि 4 घट रहा है। इसी तरह से 2 4 3 2 1 ऐसे घट रहा है। तो उसी तरीके से टाइगर में भी घटता चला जाएगा। तो टाइगर में टी में 5 घटा देंगे आप, तो टी में जैसे ही 5 घटाएंगे तो वो ओ पे आएगा, क्योंकि वो टी जो है वो 20 होता है और ओ जो है वो 15 होता है। ऐसे करके ध्यान रखिएगा। तो ओ तो सब में है, तो यहाँ से आंसर आपका क्लियर नहीं होगा। दूसरा भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा जब आप देखिएगा तो दूसरा भी देखिए, दूसरा भी सब में है। तो ऐसे नहीं करिएगा, समय बर्बाद नहीं करना है। तीसरा देखना है, तीसरा डी डी डी, तो तीसरा थोड़ा सा कम में है, तो हम तीसरा ही स्टार्ट करते हैं।
तो तीसरा नंबर का क्या होगा, पहला 5 घटता है, दूसरा 4 घटता है, तो तीसरा 3 घटेगा। तो तीसरा टाइगर में जी है, जी में 3 घटाएंगे, तो जी में जब 3 घटाएंगे तो डी आएगा। तो डी तो आ ही गया, तो डी के बाद बी और ए बच रहा है, बी और ए बच रहा है। तो बी और ए यही दो में बच रहा है, तो बी और ए इसी दो में बच रहा है। तो देखते हैं कि बी और ए के बाद क्या होता है। डी है, उसके बाद बी ए आता है या फिर सी आता है, ये आपके आपसे क्लियर होना है। तो देखते हैं उसके बाद क्या आता है। तो जब लास्ट वाला ही देख लेते हैं, लास्ट वाला देखने पे बनेगा नहीं, सेकंड लास्ट देखते हैं सबसे पहले। ई, ई को घटाएंगे कितना, तो ई से 2 घटाएंगे, तो ई से जैसे ही 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, ई से 2 घटाने पे सी आएगा। तो देखिए सी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर जब आप डी देखिएगा, ओ ई डी सी क्यू, ओ ई डी सी क्यू, तो यही हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो आपको समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करना है, तो समय व्यर्थ ना करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप के जो प्रश्न है, किस टाइप से हम छांट सकते हैं चीजों को, तो वैसे करके आप आंसर कर सकते हो। फिर से रीजनिंग का सवाल है कि वाटर को इस तरह से लिखते हैं, रोज को इस तरह से लिखते हैं, तो आपको शोर को किस तरह से लिखा जाएगा। तो वाटर डब्ल्यू डब्ल्यू ए टी आर है, तो वाटर को ऐसे लिखा जा रहा है। उसी तरह से आर रोज है, उसको 2% 45 लिखा जा रहा है। तो आगे पूछा है, तो वाटर के लिए जैसे डब्ल्यू के लिए 1 है, ए के लिए हैच है, टी के लिए 3 है, ऐसे है ना। उसी तरह से रोज के लिए देखो क्या क्या है, तो एस, एस किसके लिए है, एस कहाँ है, तो एस देखिए यहाँ है, तो एस 4 आएगा। 4 कौन कौन सा ऑप्शन में आपको दिया रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ से आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पंचायती राज से सवाल बहुत अच्छे प्रकार के आते रहते हैं, तो इस कारण से इसके बारे में पूरी डिटेल आपको चाहिए। पंचायतों की शक्ति है, पावर है, पंचायत को जो पावर होता है, उसकी जो ऑथोरिटी होती है, उसका जो अधिकार होता है, और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका जो उत्तरदायित्व होता है, इन सब के बारे में कहाँ पे चर्चा किया गया है। तो इन सब के बारे में जो चर्चा है वो 243 छ में किया गया है, मतलब 243 एफ में किया गया है। ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। भारत में संविधान संशोधन 73वां होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है भारत में एक नौवीं अनुसूची नौवीं बोल रहा हूँ, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और 11वीं अनुसूची के बाद पंचायती राज को इसमें डाला जाता है। और इसमें पंचायती राज के लिए 29 विषय हैं, उसको रखा जाता है। और पंचायती राज के बारे में 243 में सारे आर्टिकल्स हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के बाद यहाँ पे जो है वो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया है, त्रिस्तरीय। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे 4 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कुछ जैसे सवाल पे बात करें कि 243 डी आपसे पूछा रहा है, तो 243 जो डी होता है ना, वो महिलाओं का आरक्षण से संबंधित होता है। तो वुमेन का जो रिजर्वेशन होता है, उस वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित होता है ये, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित है। उसके बाद आपको एच दिख रहा है, एफ दिख रहा है, थ दिख रहा है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से एक एक जो आर्टिकल्स है जो इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपको जानने हैं। तो सबसे पहला तो आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल जानना है, ये आर्टिकल्स रहेगा। तो आर्टिकल 40 जानना है, जहां पे पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा किया गया है। और 73वें संविधान संशोधन इसको जो है वो बेस प्रदान करता है, आधार देता है। उसके बाद जो है वो हम 243 में एंटर करते हैं। तो 243 की यदि बात करें कि सबसे पहला 243 आता है, तो इसमें जो है वो डेफिनेशन की बात की गई है। जितने भी डेफिनेशंस होते हैं पंचायत से संबंधित, जैसे पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, इन सब के बारे में स्पष्टीकरण है, उसका बात किया गया है। उसके बाद अब स्पेसिफिक पॉइंट्स पे चलते हैं, जैसे 243 ए, इंपॉर्टेंट जो रहेगा वही बताऊंगा। ठीक है, 243 ए है, इसमें जो है वो ग्राम सभा के बारे में बात किया गया है। ग्राम सभा है, उसके बारे में बात किया गया है कि ग्राम सभा के क्या अधिकार हैं, क्या उसका जो है वो पावर है, क्या उसका जो है वो कर्तव्य है, क्या उसका कर्तव्य है, इस बारे में बात किया गया है। ठीक है, आर्टिकल बी की बात करें, 243 आर्टिकल बी, इसमें कहा गया है कि हमारा जो पंचायती व्यवस्था होगा वो 3 टायर वाला होगा, 3 स्तरीय होगा। 3 स्तरीय जो पंचायत है वो होगा, ये आर्टिकल बी में बताया गया है। ग्राम स्तर पे, इंटरमीडिएट स्तर पे और जिला स्तर पे, तो जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है वो इसमें बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 3 सी है, इसमें पंचायत के जो सदस्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है। पंचायत जो सदस्य होते हैं
उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि उनका सीटों की संख्या होगी, उनका क्या योग्यताएँ होंगी, उनको कैसे जो है वो आरक्षण मिलेगा, इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो उनको क्या सीट्स होगी, उनकी क्या जो है वो क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, उनकी क्या जो है वो आरक्षण, उनको रिज़र्वेशन कैसे मिलेगा, इस बारे में चर्चा की गई है। डी जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सब पूछा गया है सवाल, ऐसा नहीं है कि कोई भी पूछा नहीं गया। सारा का सारा प्रीवियस ईयर में है, जो मैं अभी बताते चला जा रहा हूँ। जैसे डी है, आर्टिकल डी है जो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था करता है। एससी हो, एसटी हो या फिर वुमेन हो, ओबीसी, जो भी वुमेन हो, उन सबके महिलाओं के आरक्षण की बात ये करता है कि वुमेन का जो रिजर्वेशन है उसकी बात ये करता है आर्टिकल 243 डी। उसके बाद आर्टिकल 243 ई यह भी पूछा गया है, ये बात करता है कि पंचायत जो है उसका टेन्यूर क्या होगा, उसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, ये यहाँ पे बात करता है। ठीक है, तो पंचायत जो है वो 5 साल का होता है, ये आपको पता है। अब जो है एफ है, जो हमारा क्वेश्चन था, एफ जो है वो किसकी बात करता है, तो एफ बात करता है कि पंचायत के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, पंचायत के सदस्य कब अयोग्य हो जाएंगे, इनके बात किया गया है इसमें। तो सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है, इसके नियम की बात की गई है कि पंचायत सदस्य का क्या योग्यता होगा, क्या उसके क्वालिफिकेशंस होंगे, कब वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, ये सब के बारे में चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना क्वेश्चन में कि उसका अधिकार, शक्ति, उत्तरदायित्व क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है एफ में। ठीक है, जी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी के बारे में, पंचायत का जो पावर है उसमें चर्चा किया गया है। जी का, जी में चर्चा किया गया कि पंचायत की शक्ति और उसका जिम्मेवारियां क्या है। तो यहाँ सीधा आप लिख दीजिएगा कि पंचायत का पावर है, उसके बारे में जी में बताया गया है कि पंचायत का जो कार्य क्षेत्र है वो 11वीं अनुसूची में बताया गया है। यहाँ पे जो 29 विषय है उसकी चर्चा किया गया है, 29 सब्जेक्ट हैं, उन्हीं पर शक्तियां जो है वो पंचायत की काम करेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है, जी के बाद जो पूछा जाता है वही देखेंगे। जी के बाद जो है वो एच उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एच। ठीक है, एच जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। एच जो है वो पंचायत के लिए कर जो है, टैक्स है, और जो रेवेन्यू है वो कैसे जनरेट होगा उसके बारे में बताता है। टैक्स और रेवेन्यू के बारे में, राजस्व और कर के बारे में बताता है। तो आर्थिक प्रावधान इसमें कहा गया है। अगला जो बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई, बहुत ज्यादा वीवीआई एकदम है। तो आई जो है, आई जो है इसमें राज्य वित्त आयोग की चर्चा किया गया है, स्टेट फिनांस कमीशन की चर्चा किया गया है। ठीक है, 243 आई में स्टेट फिनांस कमीशन की चर्चा किया गया है, 5 वर्षों के लिए होगा। ठीक है, राज्य स्तर पर जो पंचायती हेतु वित्त आयोग है उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जे की बात की जा रही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ऑडिट जो होता है पंचायत का, लेकिन पूछा गया है, अभी मुझे याद आया, ऑडिट तो पूछा गया है। ऑडिट है लेखा परीक्षण जो होता है, पंचायतों का जो खाता होता है उसकी ऑडिट की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो यह भी वीवीआई है। नीचे वाले जितने हैं, जैसे ये तो है ही वीवीआई, टेन्यूर भी वीवीआई है, तो पूछिए क्या। जी भी पूछा गया है, एच कभी नहीं देखा है मैंने, लेकिन आई पूछा गया है, जे पूछा गया है, और के भी पूछा गया है। के भी बारे में मैं अभी बताऊंगा। एडिट ऑडिट हो गया। के जो है ना, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, जो पंचायतों और नगर पालिका है उनका चुनाव करवाता है। हाँ, ठीक है, तो अलग से उसमें भी बात की गई। तो यहाँ पे पंचायतों के लिए जो चुनाव होता है उसके लिए राज्य चुनाव आयोग की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है। उसके बाद जो है वो आर्टिकल एल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल एल में अंतरिम स्तर की पंचायतें होती हैं, छोटी राज्यों में जो चयन होता है उसकी बात की गई है। एम जो है वो उसमें बात किया गया है कि किसी विशेष क्षेत्र एवं राज्यों को छूट दी जाती है, क्योंकि वो जो है वो शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, इस कारण से। और आर्टिकल एन में बात किया गया है कि पुराने कानूनों को जारी करने की शक्ति है, कि जो भी पूर्ववर्ती कानून है उनको लागू करने का नियम इसमें चर्चा की गई है। और आर्टिकल ओ जो है, ओ इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है ओ से प्रश्न पूछा गया था। तो आर्टिकल ओ 243 ओ जो है, यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनका जो हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें, इंटरफेयर वो नहीं करेंगे, हस्तक्षेप जो है वो इनका नहीं होगा, ये यहाँ पे चर्चा किया गया है। पंचायत चुनाव की वैधता अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, तो ये यहाँ पे बात किए गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो जितना भी था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो सिटिंग अरेंजमेंट से है, कि एक कमरा है जिसमें पी क्यू आर तथा एस जो है वो कैरम खेल रहे हैं। कैरम बोर्ड, जो कैरम बोर्ड होता है वो खेल रहे हैं। और उसमें कह रहा है कि पी तथा क्यू जो है वो साथ हैं, पी और क्यू जो है वो साथ है। तो एक कैरम बोर्ड हम बना लेते हैं।
ठीक है, इसमें P और Q जो है वो साथ है, तो P है, Q है, ये साथ है, दोनों का सबका मुंह जो है वो अंदर की ओर होगा। तो S का जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ है, तो S का जब भी उत्तर की तरफ होगा चेहरा तो S यहीं पे तो होगा, S यहीं पे तो होगा। यदि P का चेहरा पश्चिम की तरफ हो, P का चेहरा पश्चिम की तरफ हो, तो पश्चिम किधर है? पश्चिम तो इधर है, तो P का चेहरा पश्चिम की तरफ होगा तो P यहाँ होगा। अब बोल रहा है कि P के साथ Q है, तो साथ बगल वाले थोड़े कैरम बोर्ड साथ खेल के बैठते हैं, जो सामने वाला हो वही ना आपके साथ होगा, तो सामने वाला ही आपके साथ होगा, तो P और Q साथ में है तो Q यहाँ पे होगा। अब एक ही तो बच रहा है ना R, तो R यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है? दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है? तो R का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो ध्यान यह रखना यहाँ होता है कि कैरम बोर्ड जब भी होता है तो उसमें जब कैरम बोर्ड खेला जाता है तो सामने वाला ही आपका जो है वो साथी होता है, ना कि बगल वाला आपका साथी होता है। आपने खेला होगा तो आपको पता होगा। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उतनी गलतियां करते। एक छात्र जो था वो उसने जितना सवाल सही किया उससे दुगना जो है वो गलती किया, सही किया उससे दुगना। क्वेश्चन जो है वो टाइपिंग गलत है, तो क्वेश्चन मैं जब दूंगा तो टाइप इसमें सुधार कर दूंगा। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वही सुनिएगा। एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उससे दुगने जो है उसने गलत कर दिया। मतलब यदि वो x सवाल सही करता है तो वो गलती कितना करता है? दुगना, दुगना गलती करता है, और x जो है वो सही करता है। अगर कुल सवालों की संख्या जो है वो 45 हो तो बताओ उसने कितने गलत सवाल हल किए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने जितने सवाल सही किए उतने ही गलतियां कर दी, उससे दुगनी जो है वो गलतियां कर दी, उतने ही नहीं किया है, दुगनी गलत कर दिया। तो एक्स यदि क्वेश्चन उसने सही किया तो दुगना जो है वो गलत कर दिया। ठीक है, उससे दुगना गलत कर दिया। अब दोनों को मिलाकर जो सवालों की संख्या है वो कितना है? तो दोनों को मिलाकर सवालों की संख्या 45 है। दोनों को मिलाकर सवालों की संख्या 45 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो लगभग क्या 15 सवाल उसने अगर सही किए हैं तो उसने 30 सवाल जो है वो गलत कर दिए हैं। 30 सवाल जो है उसने गलत कर दिया है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितना सवाल उसने गलत किया है, तो 30 सवाल उसने गलत किया है। ये क्वेश्चन है, इसको मैं सुधार दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। सवाल है, जैसे आपके सिलेबस में ही है कि जो हिस्ट्री बगल वाले कंट्री है उनकी पूछी जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि म्यांमार है उसका पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार? तो म्यांमार का ओल्ड नेम है वो बर्मा है, ये आपको पता भी है। और वहां की राजधानी उस समय रंगून हुआ करती थी, तो वो भी एक ओल्ड नेम है। ठीक है, 1852 में अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार स्टार्ट किया था, और म्यांमार को 1837 में जो है वो अलग, 1837 बोल रहा हूँ, 1937 में जो है वो अलग भी कर दिया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो आपको श्याम दिख रहा है, ये श्याम नाम है वो थाईलैंड का है। थाईलैंड का है, ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। सिलोन श्रीलंका का नाम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी जैसे जैसे सवाल आएंगे। और ये जो अंगारा है वो तुर्की की जो राजधानी है अंकारा, वहीं का नाम जो है वो पहले अंगारा हुआ करता था। सवाल यदि पूछ लिया जाए कि थाईलैंड का ऑफिस जो नाम है वो कब चेंज किया गया था, तो नाम इसका 39 में चेंज कर दिया गया था। 1939 में चेंज कर दिया गया था। और ऑफिशियली की बात करें कि ये कब से प्रभावी हुआ था, तो ये 1949 से प्रभावित हो गया था। ठीक है, जैसे सवाल और पूछे जाएंगे कि मुक्त लोगों की भूमि किसको बोलते हैं? लैंड ऑफ द फ्री किसको बोला जाता है? लैंड ऑफ द फ्री, मुक्त भूमि, मुक्त लोगों की भूमि, तो वो भी थाईलैंड ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे थंडर स्टॉर्म है, तो थंडर स्टॉर्म की भूमि जो बोलते हैं उसको वो नेपाल को बोलते हैं। तो जो जैसे लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म की हम बात करें कि लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म किसको बोलते हैं, तो वो भूटान को कहा जाता है। यदि हम लैंड ऑफ थंडर बोल्ट की भी बात करें तो वो भी भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन की बात करें तो वो भी भूटान को ही कहा जाता है। लैंड ऑफ सिर्फ ड्रैगन की बात करें तो ये चीन से जाना जाता है। लैंड ऑफ रेजिंग सन की बात करें तो वो जापान है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट की भी बात करें तो वो थाईलैंड है। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट की बात करें तो वो लाओस है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषम को पहचानना है इसमें आपको कि कौन सा जो है वो विषम है। तो इसमें जब आप क्रम देखिएगा तो पहला जो है जे 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 से जब जी की ओर बढ़िएगा तो 3 घटेगा,
और जी से एन की ओर बढ़िएगा तो 7 घटेगा। तो ऐसा ही क्रम आपको बी में भी देखने को मिलेगा, ऐसा ही क्रम आपको डी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सी आर ओ यू जी है, यहाँ पे ये क्रम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। पहले तो 3 घट रहा है, लेकिन माइनस फिर 6 घट जाता है, 6 जुड़ जाता है, 6 जुड़ जाता है, लेकिन 6 तो जुड़ना है नहीं। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। टीचर को हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो अर्थ को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो टीचर को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो टीचर, तो टीचर के लिए जैसे एल एम के जे एन एम पी ऐसे करके हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, टी के बाद एल हो रहा है, उसके बाद ई के लिए एम हो रहा है। तो उसी तरह से ई के लिए क्या आएगा, ई के लिए क्या आएगा, तो ई के लिए तो एम आएगा। ई के लिए देखिए कौन सा है, ई के लिए जो है वो एम यूज किया जा रहा है। तो एम देखिए कौन कौन सा में है, तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एच किसके लिए यूज किया जा रहा है, लास्ट से ऑप्शन ज्यादा क्लियर हो जाता है। एच किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो एच देखिए, एच जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो एच किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो एच के लिए यूज किया जा रहा है, एच जो है उसके लिए एन यूज किया जा रहा है। तो एच के लिए हम एन देखेंगे, एच के लिए एन कहाँ यूज हो रहा है, तो एच के लिए एन देखेंगे। तो ये भी गलत हो गया। अब दो हमारा ऑप्शन बच जाता है। तो हम अब देखेंगे कि जैसे एम पी के एल एन, एम पी के एल एन दोनों ऑप्शन लगता है एक ही टाइप हो गया है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, एन के पी, एन के पी, उसके बाद एल एन, यही होगा ऑप्शन। आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, तो यही सही कर लीजिएगा। बाकी जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो वहां पे इसके जो ऑप्शंस है उसको मैं सही करके दे दूंगा। टाइपिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक पता नहीं क्यों हुआ है, तो इसको हम सही कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास जो है उसको डी बोलते हैं, और उसकी फोकल दूरी है वो एफ है। तो आपको बताना है कि क्या आपसे यहाँ संबंध होता है। तो एफ बराबर कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। अब आर को क्या लिख सकते हो आप, आर को क्या लिख सकते हो, तो टू आर को डी लिखोगे, टू आर को तो डी लिखोगे। तो एफ जो है, एफ जो है, तो यहां से आर बराबर क्या हो सकता है, टू एफ हो सकता है। आर बराबर जो है वो टू एफ हो सकता है। तो फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई टू हो गया। उसके बाद आप यहां से लिख सकते हो आर बराबर डी बाई टू। ठीक है, आर बराबर डी बाई टू लिख सकते हो। तो आर बराबर डी बाई टू होता ही है। ठीक है, व्यास को जब आधा करेगा तभी तो त्रिज्या मिलेगा ना। तो यही जब आर को यहाँ पुट करिएगा, तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई फोर आएगा। दो गुना दो हो जाएगा। अब यहाँ से डी को इधर ले जाएं तो फोर, तो डी बराबर कितना आएगा, फोर, डी बराबर फोर एफ आएगा, डी बराबर फोर एफ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। 64वां नंबर का सवाल है कि खाली स्थान का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटल है जो कटक है, जो सबसे अच्छा किसका उदाहरण है, तो इसका जो आंसर है वो अपसारी सीमा होगा। अपसारी सीमा होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री इसका आंसर होगा। देखो, दो प्रकार की चीजें होती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो दो रेंज आपको यहाँ दिख रहा है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो जो पूरा पृथ्वी है ना, पूरा जो अर्थ आपको दिखता है वो सारी प्लेटों में डिवाइडेड है। अर्थ जो है उसके अंदर आपको 6 प्लेट्स मिलेंगी। 200 किलोमीटर के आसपास जब जाइएगा तो 30 जो है वो 6 प्लेटें मिलेंगी, और हर प्लेट का जो अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो जब जब दो प्लेट्स जो है, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूं, जैसे कोई एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और ये एक प्लेट है। तो जब दो प्लेट जो है वो एक दूसरे के नजदीक आती है, इसका भी गति जो है वो इधर की ओर ही है और इसका गति इधर की ओर है। तो दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आती है, दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आती है, तो उस जो नजदीक आने की जो प्रोसेस होता है, तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे को नजदीक आती है तब उसको हम कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट बाउंड्री है। वो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, अभिसारी प्लेट है। अभी सारी, जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो है, अभी सारी है। ठीक है, तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर गति करते हैं और टकराती हैं, तब वो कन्वर्जेंट बाउंड्री या फिर अवसारी सीमा कहलाती है। यह जो सीमा होती है वो भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे धस जाती है। जैसे देखो, मैं इस तरह से इसको बनाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। एक प्लेट है वो ऐसे आ रहा है, दूसरा प्लेट है वो ऐसे आ रहा है। अब दोनों एक ही तरफ से आ रही है, तो इसमें क्या होगा कि जो भारी प्लेट है वो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो इसमें से
जो भारी प्लेट होगी वो हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी। तो ये वाला मान लो कि भारी है, ये वाला भारी है, तो ये देखो नीचे की ओर धंस गई। ठीक है, नीचे की ओर धंस गई। और इस ये जो धंसने का प्रोसेस होता है, इस धंसने की जो जगह है जहां पे धंसता है, इसे सबडक्शन जोन कहते हैं। सबडक्शन जोन इसे कहा जाता है। तो सबडक्शन जोन आपको पता होना चाहिए। इसके कारण से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि हिमालय, समुद्री गर्त हो रहा है, जैसे मेरियाना ट्रेंच बना है, भूकंप है, ज्वालामुखी, ये सब इसी के कारण आता है, इसी सबडक्शन जोन के कारण आता है। यह सीमा जो है वो ऊंचे संरचनात्मक रूप से विनाशकारी भूविज्ञान का केंद्र होता है। ठीक है, बहुत भयानक भूकंप इसमें आ सकता है। तो ये पहला हमने देखा और इसको हमने कह दिया कि ये कैसा है, तो ये कन्वर्जेंट जोन है, कन्वर्जेंट जोन है। उसके बाद आता है डाइवर्जेंट। उसके बाद जो हमारा आंसर यहाँ पे बना वो क्या बना, तो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जोन जो है वो हमारा, डाइवर्जेंट बाउंड्री जोन नहीं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो कहलाता है क्या, तो वो कहलाता है क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और जब दूर जाएगी, यहाँ वो सटी हुई थी लेकिन यहाँ से ये इधर जाने लगी, यहाँ से इधर जाने लगी, तो होगा क्या कि यहाँ का जो लावा होगा, मैग्मा जो होगा यहाँ का, जो बॉडी पृथ्वी के अंदर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हमने क्रस्ट मेंटल की बात की थी तो वहां पे चर्चा भी इसकी की थी। तो पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड पार्ट में होता है वो जो यहाँ है, ये दूर दूर निकलने के कारण यहाँ पे जगह बच जाता है। और उस जगह बचता है तो यहाँ से मैग्मा है जो निकलने लगती है, और यही जो मैग्मा निकल कर ना, यही मैग्मा निकल कर जो माउंटेन्स है उसका फॉर्मेशन कर देता है, पहाड़े हैं उसको ये बना देती हैं। तो ऐसे ही करके पहाड़ जो है वो बनता है। मैग्मा जब प्लेटें टूटती है तो बनता है, और इसी को महासागरीय क्रस्ट कहा जाता है। इसको महासागरीय क्रस्ट कहा, महासागरीय ओसेनिक क्रस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, ओसेनिया क्रस्ट इसको कहा जाता है। और यही जो है ना, मिड अटलांटिक कटक के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो कि अटलांटिक महासागर में ही है, और वही यहाँ से सवाल हमसे पूछा भी गया है। अटलांटिक महासागर में ही टेलीग्राफ का पठार भी है। तो ये सारा इसी के कारण बनता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण, क्योंकि अलग जब होगा तो वहां से लावाएं जो है वो अंदर से तो निकलेगी ही। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये दूसरा हो गया। बाकी तीसरा की बात करें, जो आपके ऑप्शन में और दिया गया है, जो दिया गया है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, आपका जो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तीसरा नंबर का दिया गया है। तो उस ट्रांसफॉर्म को भी हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, क्योंकि आपका प्रश्न बस नहीं छूटना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को हम देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के सामने जो है वो समानांतर होते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में क्षैतिज रूप से खिसकते रहते हैं। एक दूसरे के वो समानांतर होंगी, ठीक है, लेकिन वो जो है वो विपरीत दिशाओं में एक दूसरे से खिसकती रहती है। ये जो है वो इधर खिसकेगा और ये जो है वो इधर खिसकेगा, ये दो प्लेटें। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है, ये वाली जो कंडीशन बनती है, तब ये कहा जाता है कि ये जो है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, लेकिन वो विपरीत तरफ खिसकती जाती है, तो इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। इस जो इस सीमा पर नई प्लेट है वो नहीं बनती है, बल्कि पुरानी जो प्लेट है वो भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, भू आकृति का कोई निर्माण या विनाश इसमें नहीं होता है, लेकिन इस स्थान पर बहुत तेज से भूकंप आता है। यदि हम दोनों को आप सटा के रखिए कि दोनों सटा हुआ प्लेट है, तो खिसकेगा तो समझिए कि कितना तेज भूकंप आएगा। और इसी का उदाहरण अमेरिका का जो सैन एंडिस फॉल्ट है, वो इसी का उदाहरण है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सैन एंड्रीज फॉल्ट, ये इसका ही उदाहरण है, जो कि कहाँ है, अमेरिका का वेस्ट जो कोस्ट है वो यहाँ पे है, यूएसए का वेस्ट कोस्ट है, वहां पे ये अवस्थित है। तो ये सवाल पूछा गया है। और ये सब जो क्वेश्चन आए ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा देखने को। ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, ये सब हमने देखा है कि कहाँ मिलते हैं, जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका यदि सब्जेक्ट हो, तो वहां पे ये मिलता है। लेकिन आप देखिए कि कितना अच्छे लेवल का आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। 65वां नंबर के सवाल की बात करें कि आपको डाइस दिया गया है, पासा दिया गया है, और इसमें गया गया है, बोला है कि डॉलर से एस वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा। ठीक है, डॉलर से एस के विपरीत पूछा जाए कि एक पासे की तीन स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, तो डॉलर वाले फलक के विपरीत में क्या होगा। डॉलर वाला फलक है, एस नहीं लिखा हुआ है, तो डॉलर वाले फलक के विपरीत में क्या होगा, डॉलर के विपरीत में पूछा रहा। तो देखिए, जब भी ऐसा कुछ होना तो आप दोनों में कुछ कॉमन खोजिए, दोनों में कुछ कॉमन आप खोजिए और उसको क्लॉकवाइज लेके चलिए।
दोनों में कुछ कॉमन खोजिए और उसको क्लॉकवाइज लेके चलिए। जैसे मैं यहाँ से चलता हूँ, मान लिया कि हम यहाँ से दोनों में देखिए कॉमन है, ऐसे डॉलर से भी चल सकते हैं। चलिए डॉलर इससे चलता हूँ, तो यहाँ के बाद देखिए क्या आएगा, ऐसे चलेंगे तो ये ऐसे आएगा, उसके बाद परसेंटेज आएगा, तब जाके है वो डॉलर आएगा। अब यहाँ से मैं चलता हूँ तो डॉलर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे तो डॉलर है, डॉलर के बाद प्लस आएगा और ये प्लस आएगा और फिर डॉलर के बाद जो है वो एंड आएगा, इसको एंड पढ़ते हैं। तो जे जिसके आता है वही उसका अपोजिट होता है, तो परसेंटेज का अपोजिट प्लस होगा और डॉलर डॉलर का अपोजिट एंड होगा, और जो बच जाएगा वो इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ से हमारा एंड आंसर बन जाएगा। तो 65 नंबर का आंसर ए हो गया। तो ऐसे करके आप इनको बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आपको विकल्प दिया गया है, तो पार्श्वदर्शी शीट को बिंदु रेखा के अनुदिश जोड़ने पर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा आपको शीट दिया गया है, इनको आपको जोड़ देना है। तो उन जोड़ने के बाद आपको क्या होगा, तो इसमें मिरर इमेज हमेशा यूज करिएगा कि ये जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो ये बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जैसे ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा, ये ऊपर आएगा तो ऐसा बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे दो लाइन होना चाहिए, दो कहीं नहीं बना हुआ है, तो सीधा दो यहाँ बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो मैथ्स का है, तो बढ़ते हैं। चार कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय जो है वो 2640 है। तो एवरेज कितना है, वो 2640 है। तो टोटल यदि 4 से गुना करेंगे तो वो टोटल हो जाएगा, यदि जरूरत पड़ती है तो हम इसको करेंगे। उसके बाद जो उसके बाद है कि कमाने वाले सदस्यों में 3 की मृत्यु हो गई, इसीलिए औसत आय जो है वो 2220 रुपया तक कम हो गया। इसमें से 3 की मृत्यु हो गई, मतलब 3 तो इसमें से गायब हो जाएगा, 3 इसमें से गायब हो जाएगा। तो 3 गायब होगा तो तीनों को जोड़ लो, 3 गायब होगा और कितना कितना लेके गायब होगा, 2220 जो है वो लेके 3 गायब हो जाएगा। तो तीनों को जब गुना कर लोगे और दोनों को जब घटा दोगे तो वही हो जाएगा। ये टोटल आय हो गया 4 का, 3 इतना लेके गायब हो गया, तो इन दोनों को जब घटाओगे तो हमारा आंसर बन जाएगा और 3900 आंसर यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर आएगा। ऋषि सुनक करंट अफेयर का सवाल है। 69 की बात करें तो इतना से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या जो है वो 77 217 से घटा दिया जाए, 77 217 से कौन सी संख्या जो है वो घटा दिया जाए कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित वही संख्याएं होती हैं जो जो है वो जिनका अंक जो है वो 9 से विभाजित हो जाए। तो 7 और 2 9 काट दो, 9 से विभाजित हो गया, 7 और 7 14, 1 15, 3 18, तो 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 3 तो है नहीं हमारे ऑप्शन में, 3 तो है नहीं, तब उसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद हम जो है वो जोड़ना पड़ेगा 6। 3 के बाद जो है वो 6 जुड़ेगा, सबसे पहला तो 6 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। बैट को 58 लिखते हैं, सी को 49 लिखते हैं, तो सम को क्या लिखेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बैट को 58 आखिर किस आधार पर लिख रहे हैं, तो बैट को जो है 58 लिखेंगे कि बी का उल्टा कर दो तो कितना आएगा 25, ए का उल्टा कर दो तो कितना आएगा 26, टी का उल्टा कर दो तो कितना आएगा 7, इसको जोड़ोगे तो 58 है। उसी तरह से सम का जो है वो उल्टा हम लिख देंगे और उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो उल्टा लिखने के लिए 27 जोड़ दिया जाता है, तो एस का उल्टा 8 होगा, ओ 15 आता है, तो 15 में से 27 में से 15 जब घटाओगे तो 7 5 12 आ जाएगा, तो ये 12 हो गया। इसी तरह से एम का भी आप लिखो तो एम एन, तो एम का कितना होता है 14 होता है, तो 14 एम एन नहीं 13 होता है, तो 13 में से 27 घटा दोगे तो 7 7 14 हो जाएगा। तो 12 14 और 22 ऐसे जब इसको जोड़ दोगे तो आपका आंसर जो है वो 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर से जो सवाल है वो इसी से है, रीजनिंग का ही है कि किसी बिंदु यदि, ये भी आप क्वेश्चन गलत है, यदि बोल रहा है कि यदि 3.003 3.003 तथा 2.050 इनके अंतर को उनके योग में जोड़े तो क्या होगा। इनके अंतर को उनके योग में जोड़े तो पहले तो इनका आपको अंतर निकालना पड़ेगा, 3003 इनका डिफरेंसेस निकालोगे और जो डिफरेंस आएगा उनको उसको योग में जोड़ देना है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले तो डिफरेंस निकालो फिर योग निकालो और दोनों को फिर जोड़ दो, तो आपका 6 वाला आंसर आ जाएगा। 6 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन भी इसका मुझे चेंज कर देना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक है इस नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो है वो 6006 आएगा आंसर। ठीक है, 6006 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है वो आपका रीजनिंग से है। आगे क्या होने वाला है ये पूछ रहा है। 2 से 4 हो रहा है, 4 से 13 हो रहा है, 13 से 41 हो रहा है, 41 से 106 हो रहा है। तो आपको जब जोड़िएगा तो चीजें समझ में आएंगी कि क्या इसमें क्रम है वो चल रहा है। तो कुछ घटा के देखिए, कुछ जोड़ के देखिए, ऐसे ही होता है। और तो इसमें कुछ आपको देखना नहीं है, बस इतना ही देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे बेसिक से जो चीज होती है ना वो होती है 2 4 13
41, 106, हर का डिफरेंसेस आप देखते जाओ और बार बार जब डिफरेंसेस देखते जाओगे तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंसेस 6 होगा, यहाँ पे डिफरेंसेस 6 हो गया। अब यहाँ से डिफरेंस जो होगा 9 होगा, यहाँ से जो डिफरेंस होगा वो 28 होगा और यहाँ से जो डिफरेंस होगा वो 65 होगा। ऐसा ही कुछ चल रहा है। अब यहाँ से जो डिफरेंस 6 और 9 का जो बनेगा वो 7 बनेगा और आगे का जो जैसे देखिए 4 बन रहा है ना, 4 के बाद 6 भी, 13 भी है, 41 भी है। 2 4 13 41 106, 2 4 13 41 106 यही वाला है। तो ऐसा ही है, जब आप लिखते चले जाएगा तो आपका क्रम जो है वो बनता चला जाएगा और आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 232 आ जाएगा। सबसे बेसिक मैंने तरीका बताया कि ऐसे लिखकर बनाया जाता है, बाकी और भी आप कुछ सोच सकते हो। तो आपको उसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। पहली बार अंतर निकालो, दूसरी बार अंतर निकालो, तीसरी बार निकालो। पहली बार निकालोगे ऐसे ऐसे, जो आएगा उसका दूसरी बार निकालो, तीसरी बार निकालो, ऐसे करिएगा तो आपका आंसर 232 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैथ्स का सवाल है। मैथ्स पूछ रहा है कि तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 35% छूट पर खरीदा। अगर वह 40% की छूट पर 800 रुपए की बचत होती तो उस टीवी का मूल्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। अंकित ने एक टीवी खरीदा जो कि 35% छूट पर खरीदा। अगर वह 40% की छूट पर 800 रुपया की बचत हो जाती। यदि वह 40% की छूट लेता तो उसका बचत जो होता वो 800 होता, लेकिन उसने लिया कितना है, वो लिया है 35% की छूट पर लिया है। ठीक है, वो 35% की छूट पर लिया है। मतलब यदि 5% की यदि छूट बताएं, 800 रुपया की बचत होती तो 5% की यदि हम छूट बताएं तो 5% की छूट है वो 800 है। 5% की जो छूट है वो 800 है। तो यहां से यदि हम 100% की छूट निकाले तो कितना आएगा, तो 100% की छूट इसमें 20 से गुना हो जाएगा। 100 यदि बनाना है तो इसमें 20 से गुना करेंगे, तो इधर भी 20 से गुना करेंगे तो 1600 आएगा। तो 1600 आ गया यहाँ से। तो आपका यही जो है हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से बन सकता है। ये ऑप्शन यहाँ से आंसर हो गया। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है, अमोर्फस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोर्फस। तो अमोर्फस की हम बात करें तो कांच जो है वो अमोर्फस जो है वो कहा जाता है, तो क्रिस्टलीय जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से आंसर होगा। तो सबसे पहले अमोर्फस का आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए कि अक्रिस्टलीय अमोर्फस है वो क्या कहलाता है। तो अमोर्फस वैसे ठोस पदार्थों को बोलते हैं जिनमें इरेगुलरिटी होती है, जो डिसऑर्डर्ड होता है, उनके जो एटम्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो आयंस होते हैं वो सारे डिसऑर्डर्ड होते हैं, तो उसको हम अमोर्फस अक्रिस्टलीय कहा जाता है। ये जो है लॉन्ग रेंज इनकी ऑर्डर्स नहीं जाता है, ये लॉन्ग रेंज में नहीं जाएंगे, नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स इनका होता है। इसका कोई भी निश्चित आकार या फिर अस्तर नहीं होता है इनके एटम्स का, इनका गलनांक भी नहीं होता, धीरे धीरे ये नरम हो जाते हैं। इसका उदाहरण में बात करें तो ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कोलतार हो गया, जेली हो गया, ये सारे जो है वो अक्रिस्टलीय के ही उदाहरण है। आपको लिख लेना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आपको लिखना है कोलतार, प्लास्टिक, रबर, जेली, ग्लास इसके उदाहरण होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अमोर्फस, अमोर्फस, तो अमोर्फस में देखिए स्पेलिंग में ए आ रहा है, तो ए का मतलब अब्सेंट आप मान लोगे, तो अब्सेंट जब रहेगा उसका ऑर्डर से ये सब, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। और इसी तरह से मॉर्फस की यदि बात करेगा, अमोर्फस के बाद क्रिस्टलीय आ जाएगा। तो क्रिस्टलीय जिसको बोलते हैं, वो क्रिस्टलीय जो होता है ये इनका एटम जो होता है, आयंस जो होता है, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वैसे ठोस पदार्थ जिनका आयन, मॉलिक्यूल्स, एटम्स ये एकदम निश्चित होता है और 3D आकार में होती है। उसका 3 डायमेंशनल होता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेल डिफाइंड शेप इनका होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनका पाया जाता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। जैसे इनका एग्जांपल में यदि बात करें, क्रिस्टलीय की यदि हम एग्जांपल में बात करें तो NaCl हो गया, हीरा हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, चीनी हो गया, बर्फ हो गया, ये सब क्रिस्टलीय में आता है। तो क्रिस्टलीय जो होता है वो रेगुलर ऑर्डर इसका होगा, शेप होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ जो और ऑप्शन देखिए दिया गया है, ग्रेफाइट हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या है, ग्रेफाइट हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, ये सब क्या है, NaCl जो कॉमन साल्ट बोलते हैं, ग्रेफाइट हो गया, हीरा का ही कार्बन का ही तो अप्रूव है, क्वार्ट्ज हो गया, चीनी, बर्फ, ये सारे जो है वो क्रिस्टलीय के उदाहरण होंगे। वह छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 से विभाजित करने पर अगर कोई शेषफल ना आए, इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जा रहा है। सीधी सी तो यही बात है।
तो सबसे छोटी संख्या जब भी पूछती है तो वो एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7 ये सब का जब आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा 420, 420 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब उसमें जो है वो 3 शेषफल आ रहा है, तो शेषफल क्या होता है, पहले तो इसमें कुछ ना कुछ तो गुना होगा और तब जाके जुड़ेगा, तभी तो वो शेषफल कहलाएगा। तो ये आपका आ गया ऑर्डर। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें एक के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, एक बार गुना करो, 2 बार गुना करो, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हम जब के स्थान पर 4 ले लेते हैं, पुट कर देते हैं 4 को, तो आपको मिल जाता है 1683। और 1683 जो है वो पूरी तरीके से विभाजित होता है। तो 1683 जो है वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित होता है। सीधी सी बात यही है। और अगर आपको इसको ऑप्शन से बनाना हो तो देखिए ऑप्शन से मैं इसको कैसे बनाऊंगा। शेषफल लेकिन 9 से यदि पूर्णतः वो विभाजित हो रहा है, तो 9 से अगर कोई पूर्णतः विभाजित होगा तो उसका अंकों का जोड़ भी 9 से विभाजित होगा पूर्णतः। ये विभाजित हो रहा है 9 से, नहीं। ये विभाजित हो रहा है 9 से, नहीं। ये विभाजित हो रहा है 9 से, नहीं। तो एक ही तो ऑप्शन बचा जो 9 से विभाजित हो रहा है। तो ऐसे भी करके अंकों का जोड़ ज्ञात करिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। दो संख्याओं का योग जो है वो 25 है तथा उनका अनुपात जो है वो 2-3 है, तो संख्या क्या होगा, तो 2 3 5, 5 5 25, 5 का रेशियो चल रहा है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आंसर हो गया। केपलर का ग्रह गति के नियम के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह का परिक्रमण काल जो टी है, उसकी कक्षा की जो त्रिज्या है वो कैसे संबंधित होता है। आसान सा सवाल है, केपलर लॉ जो होता है उसमें ये सवाल बहुत आसान सा है। तो ये जो है वो T3 जो है वो R3 के टी स्क्वायर जो है वो R3 का चलता है। टाइम पीरियड जो होता है वो रेडियस का क्यूब में चलता है। केपलर का नियम ये है। केपलर ने 1571 में जो है वो नियम दिया था ग्रहों के संबंध में। ये 3 नियम जो है वो केपलर ने दिया था, तो उनके बारे में चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका 3 नियम है। पहला नियम इसने कहा था कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो इलिप्टिकल उनका ऑर्बिट होता है। उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो जो है वो चक्र लगाते हैं, मतलब दीर्घावृत्त में वो चक्र लगाते हैं। और इसमें जो है वो सूर्य दीर्घावृत्त के दोनों फोकस में से एक फोकस पर स्थित होता है। इलिप्टिकल इस तरह से है और सूर्य कहीं यहाँ पे अवस्थित है। ऐसा नहीं है कि सेंटर में सूर्य होता है हमारा जो सेंटर में, और इसकी इसी की ओर जो है वो सब चक्कर, सारे ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, और ये हमारा आकाश गंगा है, मिल्की वे है। ठीक है, तो ये पहला उसने यही नियम कहा था। दूसरा नियम इसने कहा था केपलर ने, जिसको एरिया ऑफ क्षेत्रफल का नियम या फिर लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है। इसमें कहा गया था कि जब ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जब सूर्य के चारों ओर वो रोटेशन करते हैं, तो सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाला जो काल्पनिक इमेजिनरी जो एक लाइन होता है जिसको रेडियस वेक्टर कहा जाता है, वो समय के समानांतर जो भी समय है उसके पैरेलल ही इक्वल क्षेत्रफल को वो लेगा। यही दूसरा नियम कहलाता है। यानी कि सूर्य जो है वो ग्रह के पास जो है वो तेजी से जाता है, जो है ग्रह जो है वो सूर्य के पास तेजी से जाते हैं, और जब लौटने की बारी आएगी तो वो बहुत देर से लौटेगा। ठीक है, लौटने में देर होता है। यही जो है वो एरिया का नियम होता है। ठीक है, मतलब समय जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा दूरी रहेगा उतना ज्यादा समय लगेगा, और जितना कम रहेगा उतना कम समय लगेगा। यही आपसे पूछा गया। और तीसरा नियम तो हमसे पूछा ही गया है कि आवर्त काल जो होता है वो उसकी कक्षा की जो रेडियस होती है, उसकी कक्षा की जो त्रिज्या होती है, उससे जो संबंध रखता है वो टी क्यू में रखता है। टी आर एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। तो ये आपको ध्यान में केपलर से संबंध में रखना है। नेक्स्ट सवाल रीजनिंग का है। वह चित्र चुनिए जो अपने आप में अलग है, भिन्न पूछा रहा है। तो आप में देखिए सब में जो है वो एक ही टाइप का जो है वो एंगल बना रहा है, लेकिन विकल्प सी है, वहां पे जो एंगल है वो अन्य सभी से अलग है, क्योंकि इसमें पंखुड़ियां जो है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही है। सी में देखिए 90 डिग्री पे काट रही है और कहीं नहीं काट रही है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, वो पूछा जा रहा है कि एक किताब है अनफिनिश्ड अ मेमोरिया। अनफिनिश्ड अ मेमोरिया, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। करंट अफेयर से सवाल था, तो इसको उतना डिस्कस नहीं हम करेंगे। सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस से। अब मैथ्स के जो भी सवाल है, रीजनिंग के जो भी सवाल है आसान रहते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। 960 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ठीक है, 960 मीटर लंबा ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब बोल रहा है कि वह समान दिशा में 76 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। तो ट्रेन इधर दौड़ रहा है और इसी आकार में जो एक व्यक्ति है वो भी दौड़ रहा है, इसी डायरेक्शन में एक व्यक्ति भी दौड़ रहा है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो घटेगी।
ठीक है, दोनों की स्पीड है वो घटेगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो है नहीं। रिलेटिव स्पीड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इस कारण से वो घट जाएगा स्पीड। ठीक है, तो आपका जो है वो सबसे पहले तो 360 किलोमीटर है और लेंथ मीटर में दिया गया है, तो इसको मीटर में बदलो। तो 360 को जब मीटर में बदलोगे तो 5 का, जैसे 18 का वैल्यू 360 है, तो 5 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, या तो आप गुना कर दो 360 में 5/18 से, या फिर आप ऐसे लिख लो कि 18 का वैल्यू जो है वो 360 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 20 से गुना होगा, तो 5 दूना 10, 100 हो गया। हो गया, समझ में आ गया। ऐसे भी नहीं याद रहता है तो आप याद रखो कि 360 को हमको बदलना है। बदलना किस में है, मीटर में है। मीटर जो है वो छोटा यूनिट है किलोमीटर से, तो छोटा वाला ऊपर होगा और नीचे बड़ा वाला होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चल रहा है, 960 मीटर इसकी लंबाई है। और ये तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसको कब पार कर जाएगा, कोई इसका लेंथ का महत्व रखता है? इतने बड़े लेंथ के सामने 990 मीटर के सामने किसी लेंथ जिसका 2 मीटर के आसपास पूरा लेंथ होगा, उसका कोई मायने रखता है? नहीं मायने रखता है। तो इसको एक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में मनुष्य को रख लिया जाएगा। ठीक है, तो 960 की दूरी हो गई। इसको पार करने में पूरा ट्रेन ही तो पार करेगा ना, तो ट्रेन ही की तो दूरी पार करनी है, तो 960 इसको पार करेंगे। अब 960 पार करेंगे तो ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हमने निकाला, हमने निकाला 100 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लगेगा, यही तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो एक शून्य से एक शून्य चल गया, एक शून्य से एक शून्य चल गया, और उसके बाद नहीं 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 नहीं, स्पीड कितना हो गया, स्पीड 100 है, और इसका भी तो स्पीड 76 है, तो स्पीड घटेगा ना जी। ये जा रहा है 100 से और ये जा रहा है 76 से, तो दोनों का स्पीड घट जाएगा और 24 के स्पीड से ही जाएगा। वो 24 के स्पीड से ही जाएगा। अब टाइम निकल जाएगा, अब टाइम निकल जाएगा, तो 24 चौके 96, तो 40 यहाँ से सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कजाकिस्तान की कैपिटल है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो अस्ताना होती है। नूर सुल्तान था पहले, लेकिन फिर से उसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। अजरबैजान का बाकू होता है, अजरबैजान का बाकू है। उसके बाद जो है वो नाइजीरिया जो आपको नजर आ रहा है, तो जो ये अबूजा है, जो अबूजा जो राजधानी है, अबूजा किसकी है, तो वो नाइजीरिया की है, नाइजीरिया। और यदि आपसे नाइजर की राजधानी पूछ लिया जाए तब, नाइजर की यदि आपसे राजधानी पूछ लिया जाए तब क्या आंसर होगा, तो नाइजर का याद रखिएगा नायामी होता है, और नाइजीरिया का क्या होता है, अबूजा होता है। चीन का बीजिंग हो गया, चीन का बीजिंग हो गया। और जो अर्मानिया आर्मेनिया है वहां का है येरेवान, आर्मेनिया का। तो कंट्री कैपिटल हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जब बैच स्टार्ट होगा तो वहां पे हम इसको एकदम डिटेल से मैप के सहारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि इसका अर्थ जो है वो ये हो जाता है, इसका गुना का जोड़ हो जाता है, तब आपसे पूछा है। तो जो 18 है गुना है, तो गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जोड़ हो जाता है। गुना का अर्थ जो है वो जोड़ हो जाता है, तो गुना को हम जोड़ कर देंगे, गुना है उसको जोड़ कर देंगे, तो 18 में जोड़ देंगे 4। उसके बाद जोड़ का अर्थ जो है वो जोड़ का अर्थ जो है वो क्या हो जाता है, तो देखिए जोड़ का अर्थ माइनस हो जाता है। जोड़ का जो अर्थ है वो माइनस हो जाता है, तो जोड़ का अर्थ हम माइनस कर देंगे 7। उसके बाद कह रहा है कि माइनस का अर्थ जो है वो भाग हो जाता है, तो इसको भाग कर देंगे 3 से, इसको 3 से भाग कर देंगे। और उसके बाद जो है वो बोल रहा है कि भाग का अर्थ गुना हो जाता है, तो इसको गुना कर देंगे कितना से, 6 से। तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास का रूल लगा दो, बोर्ड मास का रूल जो है वो लगा दो। तो 6 से हम सबसे पहले तो भाग दिया जाता है, तो बोर्ड मास का रूल लगा के हम देखेंगे। सबसे पहले भाग दिया जाएगा तो दो दो आ जाएगा, भाग देके फिर 7 से गुना कर देंगे, 14 आ जाएगा। 14 में से 4 घटा देंगे, 0 होगा, तो 18 हमारा यहाँ से आंसर बन गया। ठीक है, 18 बोल रहा हूँ, 8 बनेगा। ठीक है, 8 यहाँ से हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि 18 और 18 7 दूनी 14 होगा ना, तो 8 बनेगा आंसर। चूज द ऑड फिगर, ऑड पूछा जा रहा है, तो ऑड क्या है, तो 7 5 12 होता है, 5 5 10 दो 12 हो गया, 7 5 12, 5 5 10 दो 12, 7 3 10 दो 12, 4 4 8 और 3 11, तो यही तो ऑड हो गया ना। उस शब्द को खोजिए जो दूसरे से अलग है। सौंफ, दालचीनी, खुबानी, अजवाइन। अब देखिए इसमें से कौन सा अलग है। तो जो सौंफ, दालचीनी और अजवाइन है, ये सारे गरम मसाले के रूप में अंतर्गत आते हैं, लेकिन खुबानी जो है ना, वो एक गठरीदार रूप में होता है और ये ड्राई फ्रूट्स में आता है। तो खुबानी यहाँ से आंसर हो गया, एप्रिकॉट जिसको बोलते हो। चित्र दिया गया है, अब उसमें आपको गिनती करना है कि इसमें वर्गों की संख्या जो है वो कितनी है।
तो जब वर्गों की आप गिनती करिएगा तो यहाँ से आपको 14 जो है वो आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर होगा। गिनना सीख लेंगे जब हम पढ़ेंगे तो। रोहित के पिछले 15 मैचों का औसत जो है वो 54 है। आखिरी मैच के बाद उसका औसत जो है वो 1 कम हो जाता है। तो 15 मैच का 54 है, लास्ट मैच वो खेलता है और उसका औसत 1 जो है वो कम हो जाता है। तो 53 कम हो गया, 1-1 कम हो गया। तो 1-1 कम कितना मैच में हो गया? 1-1 कम टोटल 1-1 कम हो गया। वो कितने मैचों में हुआ? तो वो 15 मैचों में 1-1 कम हुआ, मतलब 15 कम हुआ। 15 कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? उसके बाद बोल रहा है कि 1-1 कम हो जाता है तो मैच में रोहित का स्कोर क्या हो जाता है? तो मैच में रोहित का स्कोर क्या था? तो मैच में बोल रहा है कि रोहित का स्कोर क्या था, ये पूछा आपसे जा रहा है। तो 1-1 कम हो जा रहा है, तो 15 पूरा कम हो गया, ठीक है। 15 पूरा कम हो गया, तो टोटल 54 था। अब उसमें से 15 जो है वो 15 जो है वो टोटल कम हो जाएगा। तो देखिए टोटल उसने कितना बनाया? 15 मैच का जो उसका स्कोर था वो 54 था, ठीक है। लेकिन उसका स्कोर जो है वो 53 हो गया। तो 53 तो लास्ट मैच में वो बनाया ही होगा। 53 तो स्कोर है, तो 53 तो बनाया ही होगा। लेकिन 53 अगर बना ही देता, 54 अगर बना ही देता तो उतना ही नहीं रह जाता, लेकिन स्कोर तो कम गया। तो मान लिया कि एवरेज तो 53 बना ही दिया। अब इसके बाद कमा कितना? तो 15। हर मैच में 1-1 रन कमा, तो 15 मैच में 15 रन कमा। तो कमाने के बाद आपको 38 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। देख लीजिए 38 रन लास्ट मैच में उसका स्कोर जो है वो 38 रन हो जाएगा। मिड डे मील कब स्टार्ट किया गया था? तो बहुत आसान सा सवाल है। 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। तो आसान सा सवाल आपको देख लेना है। मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। शिक्षा मंत्रालय का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। केंद्र प्रायोजित ये प्रोजेक्ट है। इसमें 1 से लेकर 8 तक में पढ़ने वाले जो 6 से 14 वर्ष की आयु है उनको पका हुआ खाना जो है वो मिलता है, ठीक है। और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भी कर दिया गया था। दैट्स वाई ये योजना पूछा जाता है। बाकी स्टैटिक्स में भी ये योजना जो है वो पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक सर्व शिक्षा अभियान है। ये अभियान जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की जाती है। और ये जो आर्टिकल 21(1) जो दिया गया है उसमें ये जो कहा जाता है। योजना को बाद में जो है वो समेकित योजना बना दिया गया। तो समग्र शिक्षा अभियान 2018 है, इसमें इसको शामिल कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं बार बार बोलता था कॉफी की किस्म से सवाल पूछा जाता है ना, कि भारत में कौन सा उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत में जो अरेबिका और रोबस्टा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपको। तो रोडेस्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी सुधारना पड़ेगा। ये रोबस्टा है, ठीक है, रोबस्टा है। तो अरेबिका और रोबस्टा दो चीजें होती है। तो भारत में जो है वो अरेबिका कॉफी सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये अफ्रीका नहीं, ये अरेबिका होगी। तो ये क्वेश्चन है गलत है। तो दो प्रकार के कॉफी होती है, अरेबिका और रोबस्टा। तो अरेबिका सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कॉफी की बात करें तो ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहवा बंदरगाह सेंटोस को कहा जाता है। भारत में जो कहवा का उत्पादन होता है वो चिकमंगलूर में शुरू हुआ था। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वहां पे चालू हुआ था। कहवा जो उत्पादन है उसके लिए 180 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। रेनफॉल जो है वो 180 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक चाहिए। यदि टेम्परेचर की हम बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सेंटोस बंदरगाह सबसे ज्यादा कॉफी अफ्रीका में ही होती है। और कॉफी के जो बगाने हैं उसको फजेंडा कहते हैं वहां। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। बाकी हम ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सुधार के दे दूंगा। जब पीडीएफ इसका मैं दोबारा सेंड करूंगा तो इसको मैं सुधार दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? बहुत आसान सा सवाल है, कितनी बार पूछा गया? जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट यहाँ से हो जाएगा। तो भारत में सबसे पहले जो है वो जिम कॉर्बेट ही बनाया गया था। ये 1936 में बनाया गया था और इसका नाम उस समय जो है वो अलग था। 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यह स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है वहां पे ये देखने को मिलता है। नैनीताल और गढ़वाल जिला। यह एक जो है वो टाइगर रिजर्व के रूप में भी है, जहां पे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। काजीरंगा जो है वो असम में है, तो आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा सिक्किम में है। गिर जो है वो गुजरात में है। शेर यहाँ पे मिलता है। फिर से जो है वो क्वेश्चन मैथ्स का पूछा जा रहा है कि जब जब एक राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक लड़के को 24 रुपया 124 रुपया मिला, ठीक है। जब 24 लड़कों में बराबर राशि बांटी जाती है तो प्रत्येक लड़कों के उस राशि से 120 रुपया अधिक मिलते हैं, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने पर प्राप्त होती,
ठीक है, फिर से क्वेश्चन को आप देखिए, 24 लड़कों में बराबर राशि बांटी जा रही है, तो प्रत्येक लड़कों को जो है वो 120 रुपया अधिक मिलता है, प्रत्येक लड़कों को 120 रुपया अधिक मिलता है, जो उस समान राशि को यदि 32 लड़कों में बांटते हैं तब उसके बराबर मिलता। 32 लड़कों में बांटने से प्राप्त होता, 32 लड़कों में बांटने से जो प्राप्त होता, बराबर बांटने से प्राप्त होता, उतना ही मिलता है हमको, 120 उससे ज्यादा मिलता है। तो कुल राशि आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है, कुल राशि जो है वो बताना है कि कुल राशि क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ सकते हो। तो मान लेंगे कि कुल राशि ए है, मान लिया कि कुल राशि ए है। अब इस ए को हम कितनों में डिवाइड करेंगे, बाकी शॉर्ट तरीका भी होता है लेकिन पहले ये वाला सीख लो। ए को हम 24 में डिवाइड करेंगे, अब बोल रहे हैं कि इसी ए को यदि हम 32 में डिवाइड करेंगे तो इससे ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा मिलता है, 120 ज्यादा मिलता है। तो सॉल्व कर दोगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे 96 आ जाएगा, 32 24 चौके 96 होगा, 32 तिया 96 होगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, ए बटा कितना आ जाएगा, ए बटा 96 आ जाएगा, बराबर 120 आ जाएगा। तो 96 में जब 120 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 12 छक्का 72 के 2 हाथ मेरा 7 और 12 नमा कितना होगा 108, 108 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115। तो गुना भी करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तो अब आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा 11520, 11520। ये दिया गया है 15 गुना 45 गुना 20 गुना 50 गुना, इसमें इसके अंत में कितने शून्य होंगे, लास्ट में कितने शून्य होंगे। तो शून्य का जो फॉर्मेशन होगा वो 5 और 2 को जब गुना करेंगे तभी तो शून्य बनेगा, 5 और 2 को गुना करेंगे तभी तो शून्य बनेगा, अदरवाइज शून्य कैसे बनेगा। और तो कोई ऑप्शन है नहीं शून्य बनाने का। तो इसको हम सबको तोड़ते जाएंगे 5 और 2 के फॉर्म में, तो 3 को 3 गुना 5 के फॉर्म में तोड़ो, 45 को 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 9 हो गया, वो 5 9 गुना 5 के फॉर्म में तोड़ो। ऐसे पूरा का जब तोड़ोगे तो उसमें सबसे कम वाला आप देखना कि 2 का पावर जो है वो, इसमें 2 का पावर 5 आएगा और 5 का पावर 8 आएगा। ये सबसे मिनिमम है, 2 ही 5 से तो हमको मतलब है और किसी से है नहीं मतलब, यही तो मिलके शून्य बनाएगा। तो इसमें सबसे कम बार कौन आ रहा है, क्योंकि 8 बार 5 आने से क्या फायदा है जब 2 ही नहीं आएगा 8 बार, तो 2 5 ही बार आ रहा है तो 5 ही शून्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। फिर से सवाल है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा हुआ होता है, तो हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो बता वो आप देखिएगा। छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन को बाएं से 16वें स्थान पर रखा जाता है, बाएं साइड से वो 16वें पोजीशन पर है, और जॉनसन जो दाहिने से 8वें पोजीशन पर है, जॉनसन है जो दाहिने से 8वें पोजीशन पर है, ठीक है। अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, दोनों अपना स्थान बदल लेंगे, तो ये है जो है वो जॉन है और ये जॉनसन है। अब दोनों जब स्थान बदल लेंगे तो ये वाला जो है इधर से ये आ जाएगा और इधर से जो है वो ए आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। तो जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तब जो है वो जॉन बाएं से 33वां आ जाता है, ये जो है वो 33वां स्थान पे आ जाता है जॉन, यहाँ जो है वो 33वां स्थान पे आ जाता है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं ये पूछा जा रहा है, तो ये तो 33 तक आ ही गया था। अब उसके बाद इधर कितना है 8 और है, 33 के बाद आ ही गया था, 33 के बाद 8 और है, लेकिन एक दो बार 33 और 8 में दो बार एक ही अंक गिन चुका है, तो एक घटा देंगे तो यहाँ से 40 आ जाएगा आंसर, याद रख लीजिएगा। 93वां नंबर का सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या है, तो 93वां नंबर का सवाल है कि 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 3 लिखते हैं, 3 को 5 लिखते हैं, 4 को 7 लिखते हैं, तो 5 को क्या लिखेंगे, तो 1 को 1 लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 2 को 3 लिखे 1 बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए तो 4 बढ़ा देंगे तो 9 आ जाएगा, डी आंसर 9 बन गया, ठीक है। 94वां नंबर का सवाल है कि पद्म भूषण विजेता प्रभा अन्य निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है, तो प्रभा अन्य जो है वो संगीतकार है। बाकी करंट अफेयर का सवाल था, तो इस कारण से ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं चलेगा। अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 40% और 30% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त आयत का मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सीधा परसेंटेज का सवाल है, ऐसा मत कहिएगा कि जो है वो ये एडवांस मैथ पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है नहीं कुछ आता है तब a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा, इफेक्टिव रेशियो आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला यदि आता है तो भी बना सकते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो होता है, तो पहले लंबाई इंटू चौड़ाई निकाल लो, फिर बढ़ाने के बाद लंबाई इंटू चौड़ाई निकाल लो,
और उसमें से दोनों घटा दो तो वो निकल जाएगा परसेंटेज, तो वो लंबा चौड़ा जाएगा। इसमें हम 40 और 30 को पुट करेंगे तो 40 30 70 हो जाएगा, और चढ़ती है 12 120 हो जाएगा। तो 1200 में 100 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, और इधर 70 आ जाएगा, तो 12 70 82 के आसपास आंसर आएगा, तो 82 आंसर यहाँ से हो जाएगा। दिल्ली के लाल किला का मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब करवाया था। कहीं है ऑप्शन में औरंगजेब? देखो, हाँ औरंगजेब है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से आंसर होगा कि दिल्ली का जो लाल किला में मोती मस्जिद बना हुआ है, मोती मस्जिद कई सारे हैं, तो दिल्ली का लाल किला इसीलिए स्पेसिफिक पूछा जा रहा है, तो वो औरंगजेब ने ही बनाया था, 1959 से लेकर 60 में करवाया था। यह जो है वो सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। औरंगजेब का कार्यकाल जो है वो 1658 से लेकर 1707 तक था। ठीक है, 1707 में इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद उत्तर मुगल काल कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बचपन का नाम जो है वो आलमगीर था। आलमगीर इसका बचपन का नाम था। माता पिता का नाम क्रमशः मुमताज महल और शाहजहां था। इसने अपने बाप जो शाहजहां था उसी को जेल में बंद कर दिया था, जिसने ताजमहल बनवाया था। इसने अपने शासनकाल में नवरोज जो उत्सव था और झरोखा जो दर्शन होता था, जो कि अकबर के द्वारा झरोखा स्टार्ट किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और गैर मुस्लिम पर जो जनता था उन पर जजिया कर लगाता था। जो भी गैर मुस्लिम्स होते थे उन पर जजिया लगता है। जैसे कई सारे टैक्स है, जजिया है, जकात है, खम्स है। ठीक है, तो ये सब टैक्स के बारे में आपको याद होना चाहिए कि कौन सा टैक्स क्या होता है। तो ये सब लगाता था। 1686 में इसने बीजापुर को जीता था, सवाल पूछा गया है। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को जीता था, और 1687 में गोलकुंडा को जीता था। मुगल साम्राज्य में 1687 में गोलकुंडा को जीतकर इसने मिलाया था, यह बात आपको ध्यान में रखना है। अपनी जो बेगम इसकी इसकी है, उसके जो याद में इसने लगभग ताजमहल जैसा ही, जैसा इसका बाप बनवाया था वैसा ही इसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मकबरा बनाया था। ठीक है, जिसको बीबी का मकबरा जो है वो कहा जाता है। ठीक है, बीबी का मकबरा, या फिर इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, इसको काला ताजमहल भी कहा जाता है, या फिर इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी पत्नी जो बीवी का मकबरा बनवाया था, इसकी पत्नी का नाम क्या था, इसकी वाइफ का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम दिलरस बानो बेगम था। दिलरस बानो बेगम, दिलरस बानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जा रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि यदि चार्ज जो है, एक नेट चार्ज जो है क्यू है, और टी समय तक एक कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो प्रवाहित हो रहा है, तो वर्तमान जो आई है, I1 है, उसको क्रॉस सेक्शनल के माध्यम से होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और यदि एक शुद्ध आवेश Q t समय तक जो संचालक कंडक्टर के किसी भी अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो I बराबर Q बाई टी होता है। I बराबर Q बाई टी होता है। तो I बराबर Q बाई टी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल प्रतिबिंब की बात की रहे हैं। जल प्रतिबिंब जो है वो सीधा मिरर इमेज बना दो। ठीक है, सीधा मिरर इमेज बना दो। इसमें जो है वो चेंजेस कभी भी आपको इधर के और इधर के नहीं मिलेंगे। जो भी मिरर इमेज में चेंजेस आएंगे वो आएंगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वाटर इमेज में हॉरिजॉन्टल कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर ये कहीं चेंज होता है तो वो कभी आपका आंसर नहीं होगा, वो कभी आपका आंसर नहीं होगा। तो ये नहीं होगा आंसर कभी भी आपका। ठीक है, ये कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपके आंसर होने की संभावना कितने की बनती है? ए की बनती है और डी की बनती है। ए की बनती है और डी की बनती है। तो इसका आप मिरर इमेज देख लो कि इसका मिरर इमेज किधर बनेगा। तो इसका मिरर इमेज जो है वो सीधा उल्टा हो जाएगा। तो ये नजदीक आखिर कैसे आ जाएगा? ये नजदीक आखिर कैसे आएगा? तो नजदीक तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से आंसर बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा ये घोषित किया गया था 21 फरवरी को। ठीक है, यूनेस्को द्वारा 1999 में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है वो मनाया जाने लगा है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यही रखिए, बाकी और जो दिवस हैं इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम कभी और बता देंगे। अमित सहाय अमित सहाय को किस क्षेत्र में योगदान के लिए माइकल एंड सील हेड पुरस्कार मिला है? तो करंट अफेयर से है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का सवाल है। तो ये पूरा वीडियो रहा जहां पे हमने जो 50 नंबर से लेकर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया। अब इसका पार्ट नंबर 3 आएगा जिसमें हम टोटल चीजों को क्लियर कर देंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैं आप एकदम हर चीजों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको कैसा वीडियो लगा बाकी मुझे आप बताइए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।